Yeah. Hello, all. Today we are going to talk about a very important topic that is metaphysical poetry and poets. तो ये टॉपिक ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं फर्स्ट ईयर के एंड इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि आखिर मेटाफिजिकल टर्म जो है वो क्या है और मेटाफिजिकल पोइट्री से क्या मतलब है ब्रिटिश लिटरेचर में. एंड हु वर द मेटाफिजिकल पोएट्स, वो कौन लोग थे जो मेटाफिजिकल पोएट्री लिख रहे थे. So, metaphysical poetry is a term used to describe a group of poets who were active in 17th century. The term metaphysical was first used by Samuel Johnson in his lives of most eminent English poets to describe a group of poets who used elaborate metaphors, unusual imagery, and complex conceits to explore philosophical and religious ideas. The term has since been widely used to describe the work of poets such as John Donne, Andrew Marvell, and George Herbert, among others. देखिए, इन सिंपल लैंग्वेज इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एक राइटर्स का ग्रुप था 17th सेंचुरी में, जिसमें सबसे लीडिंग आपको जॉन डन हुए. और वो राइटर्स का ग्रुप कुछ ऐसे टॉपिक्स पे लिख रहा था विच वाज नॉट फिजिकल. मेटाफिजिकल, द टर्म मेटा रेफर्स टू बियॉन्ड एंड फिजिकल इज बियॉन्ड फिजिकल लिमिट्स. मतलब फिलॉसफी का परसेंटेज उसमें ज्यादा होगा, रिलीजियस आइडियाज ज्यादा थे, ऐसी चीजों को एक्सप्लोर कर रहा था, उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर रहा था जो साइंस नहीं आंसर कर सकता. इन सिंपल लैंग्वेज मींस metaphysical poetry was trying to answer those questions which cannot be answered with the help of science. और कम से कम वो क्वेश्चन अराउज कर रहा था और उस पर डिस्कशन कर रहा था. थोड़ी सी फिलोसफिकल नेचर की बातें जिस पोएट्री में की जा रही थी, वैसे पोएट्री को एक नाम दे दिया गया मेटाफिजिकल पोएट्री. ये इस पोएट्री का जो टाइम पीरियड है वो 17th सेंचुरी, जिसमें जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट जैसे राइटर लिख रहे थे, विच वाज आफ्टर द एलिजाबेथन एज. ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको. तो एग्जाम में आए तो आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सारी चीजें बतानी होती हैं. So, if I talk about the characteristics of metaphysical poetry, it is the use of elaborate metaphors. तो जो पहला पॉइंट है इसमें वो ये है कि ये लोग मेटाफर्स का बहुत इस्तेमाल किया जाते थे. मेटाफर इज बेसिकली हैविंग द कंपैरिजन ऑफ टू डिस्टिंक्ट थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज. तो दो डिस्टिंक्ट चीजों का जब आप कंपैरिजन करें बिना लाइक और एज यूज किए हुए, तो ये लोग मेटाफर्स खूब यूज करते थे और बहुत ही अनयूजुअल कंपैरिजन किया करते थे. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो कंपैरिजन ऑफ लवर्स विथ कंपास, तो कंपास से लवर का कंपैरिजन करना, तो दे स्टार्ट टू हैव वेरी अनयूजुअल कंपैरिजन. ये भी आपको समझना है. द पोएट्स ऑफन यूज्ड कंपैरिजन्स दैट वर सरप्राइजिंग एंड अनकन्वेंशनल, मतलब ट्रेडिशनल नहीं थे, drawing connection between seemingly disparate things to explore complex ideas. For example, John Donne poem A Valediction, Forbidding Morning compares the separation of lovers of the movement of the earth, arguing that love is as constant and enduring as the earth rotation. अब देखिए, यहाँ लव का कंपैरिजन अर्थ के रोटेशन से किया. जॉन डन की एक पोयम है वैलेडिक्शन में. सो अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग. So, point is metaphysical poets does unusual or unconventional comparison. They use unconventional metaphors as well. तो वो अनकन्वेंशनल मेटाफर्स का इस्तेमाल किया करते थे. ये पॉइंट है, ये आपको समझना है. सिमिलरली एक और एग्जांपल है इन एंड्रयू मार्वेल टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, जो उनकी बहुत फेमस पोयम है. द स्पीकर कंपेयर्स द पैसेज ऑफ टाइम टू अ विंड्स chariot hurrying towards them, urging his beloved to seize the moment and enjoy the love while they can. So, the point is quite clear कि metaphysical poets used unusual metaphors. The second characteristics of metaphysical poetry that we need to understand is its interest in exploring complex philosophical and religious ideas. As the term suggests, जैसा कि आप देख रहे हो metaphysical, इसमें मेटा मीन्स बियॉन्ड, फिजिकल इज बियॉन्ड फिजिकल लिमिट्स. तो जाहिर सी बात है, बियॉन्ड फिजिकल यानी कि जो इस दुनिया की चीजें हैं उससे थोड़ा सा परे, या इस दुनिया के ही इन डेप्थ चीजों को एनालाइज करना, वैसे आइडियाज को एक्सप्लोर करना, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने पहले भी डिस्कस किया. सो कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस आइडियाज.
अगर मैं इसका थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो इसका मतलब ये है जैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद क्या लाइफ होती है कि नहीं, ह्यूमन बीइंग का सोल होता है कि नहीं, सोल होता है तो सोल क्या है, डेथ के बाद आपका क्या होता है, बर्थ के पहले आप कहाँ थे, आप हैं कौन, हु एम आई, और या मैं कौन हूं, ऐसे सवालों के जवाब देना जिनको साइंस अभी तक भी आंसर नहीं कर पाया है, जो आमतौर पे फिलॉसफी में लोग पढ़ते समझते हैं। स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट, जिसमें कई बार रिलीजियस भगवान है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, और ईश्वर है तो कौन है, तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो नेचर की एग्जिस्टेंस का जो सवाल है। और 17th सेंचुरी में बहुत सारी ऐसी चीजें और भी थी जो डिस्कवर साइंस जिनके जवाब नहीं दे पाया था, तो उन सारी चीजों पे भी डिस्कशन वैसी पोएट्रीज में होती थी। सो अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री इज इट्स इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरिंग कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस आइडियाज. These poets were often interested in questions about the nature of existence, the relationship between physical and spiritual world, कि physical और spiritual world के बीच का जो relation है वो क्या है, and the role of humanity in larger scheme of things. For example, George Herbert poem The Caller explores the tension between free will and divine authority. फ्री विल एंड डिवाइन अथॉरिटी क्या है? जॉर्ज हर्बर्ट, एज यू नो, वन ऑफ द लीडिंग मेटाफिजिकल पोएट। तो तीन नाम आपको एकदम याद रखने हैं, जॉन डन, एंड्रू मार्वेल, और तीसरा नाम है जॉर्ज हर्बर्ट। तो उनकी एक पोएम है द कॉलर, जिसमें वो डिस्कशन कर रहे हैं कि फ्री विल और डिवाइन अथॉरिटी के बीच का जो टेंशन है, फ्री विल और डिवाइन अथॉरिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक फिलॉसफी चलती है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ये पहले से तय है, it has been authorized by the divine, some supernatural power, कि आपने ये पहले से तय है, आप कुछ भी, एक पत्ता भी बिना ईश्वर के या बिना गॉड की मर्जी के बिना नहीं हिलता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिवाइन अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट है, और फ्री विल का मतलब आप अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो अलग अलग ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके बीच की टेंशंस को उसमें दिखाया है, अल्टीमेटली आर्गिंग दैट ट्रू फ्रीडम कम्स फ्रॉम सबमिटिंग वनसेल्फ टू गॉड्स विल। और इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपको फ्रीडम मिले तो आप अपने विल को गॉड को सबमिट कर दे। एक जो कॉन्सेप्ट चलता है, अगर मैं आपको समझाना चाहूं कि जैसे एक लाइन आपने सुनी होगी कि आप करते वो हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन होता वो है जो गॉड चाहते हैं या जो ईश्वर चाहता है। इसलिए आप वो करिए जो ईश्वर चाहते हैं, फिर वो होगा जो, मतलब जो आप चाहते हैं। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, मतलब आप अपनी विल को गॉड को सबमिट कर दीजिए, एक तरीके से ये सेंस है उसका। सो मेटाफिजिकल पोएट्स वेर ऑल्सो, अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्लियर, कि पहला अनयूजुअल यूज ऑफ मेटाफोर्स, सेकेंड इज की डीप इंटरेस्ट इन एक्सप्लोरिंग कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल आइडियाज। तो जो कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल आइडियाज है उनको एक्सप्लोर करना इसका बहुत बड़ा ये रहा। थर्ड पॉइंट जो आपको समझना है कि वो विट और आयरनी का बहुत यूज करते थे। आयरनी का सिंपल सा मतलब ये है जब एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में अंतर हो जाए, एंड विट इज इंटेलेक्ट, जिसमें थोड़ा सा ह्यूमर भी मिला हुआ। तो इनकी राइटिंग में वो आपको दिखेगा। दे ऑफन एम्प्लॉयड पैराडॉक्स एंड कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। हाँ, आयरॉनिकल स्टेटमेंट या पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है, अगर आप आसान भाषा में समझे, जैसे कुछ भी ऐसा जो बहुत ही अनयूजुअल हो और जिससे ह्यूमर भी क्रिएट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि देयर इज ए रॉबरी एट द पुलिस स्टेशन, तो ये एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। तो ऐसे स्टेटमेंट जब कोई मेड करे कि मतलब पुलिस स्टेशन में ही रॉबरी हो गई, तो ये पैराडॉक्स है, मतलब सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। तो ये पैराडॉक्स है। आयरॉनिकल भी जब एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में अंतर हो, मतलब आप सोच कुछ और रहे हैं और रियलिटी कुछ और हो जाए, तो वो आयरॉनिकल है। तो ऐसे एग्जांपल्स, ऐसे यूजेस, ये लोग आयरनी, पैराडॉक्स, इनका यूज इनके पोएट्री में आपको खूब मिलता है, मेटाफिजिकल पोएट्री के। फॉर एग्जाम्पल, जॉन डन्स हॉली सोनेट 14, उनके बहुत हॉली सोनेट से नंबरिंग करके उन्होंने लिखा है, यूज ए पैराडॉक्स ऑफ आस्किंग गॉड टू ब्रेक द imprison him in order to set him free from his own sinful nature. अब ये पैराडॉक्स नहीं है तो और क्या है कि पैराडॉक्स में वो गॉड से ये कह रहा है कि वो ब्रेक एंड इम्प्रिजन हिम इन ऑर्डर टू सेट हिम फ्री फॉर हिज ओन सिंफुल नेचर। वो कह रहा है कि ऐसा कीजिए कि मुझे यहाँ से बाहर निकालिए और कैद करके रख दीजिए, मतलब इस दुनिया से निकाल के वापस से कैद कर, ताकि वो अपना सिंफुल एक्ट ना कर पाए, मतलब जो उसके मन में जो पाप आ रहे हैं वो एक्ट, वो और उस नेचर से वो फ्री हो पाए। मतलब यह है कि वो फ्री होने के लिए
प्रिजन में जाना चाहता है। मतलब ये ठीक उसी तरीके से जैसे कोई कहे कि हम शांति इस्टेब्लिश करने के लिए, पीस इस्टेब्लिश करने के लिए वॉर करना चाहते हैं। तो मैं अपना क्या बोलते हैं, फ्रीडम के लिए मैं कैद होना चाहता हूँ, तो ये सिंफुल नेचर से फ्री होने के लिए। सो दिस इज व्हाट समथिंग विच इज पैराडॉक्स, एक जस्ट अपोजिट है। Andrew marvels the definition of love uses irony to explore the paradoxical nature of love, arguing that it is both all-consuming passion and fleeting and insubstantial feeling. So this is one more example from Andrew Marvel's poetry. Now, the poetry of metaphysical poets was often highly intellectual, reflecting the influence of the Renaissance humanism that was popular at that time. These poets were well educated and well read, drawing on a wide range of source and tradition to create their work. They were also known for the use of allusion and references to classical literature and mythology, which added a layer of complexity and depth to their poems. देखिए, अगला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, सारे मेटाफिजिकल पोएट्स बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल्स थे। दे वर नॉट वेरी कॉमन रेड पर्सन और वेरी कॉमन पर्सन, बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल, काफी पढ़े लिखे लोग थे। और जो रेनेसां में जो ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट आ चुका था, उसका इन्फ्लुएंस उनकी पोएट्री पे दिखता था। तो बहुत सारे रेफरेंसेस आपको उनकी पोएट्री में मिलेंगे जो क्लासिकल लिटरेचर से, क्लासिकल लिटरेचर मतलब ग्रीक और जो बाकी लिटरेचर है वहां से बोरोड किए हुए आपको ग्रीक लिटरेचर, रोमन लिटरेचर, जो आमतौर पे क्लासिकल लिटरेचर उस समय समझा जाता था, अभी भी समझा ही जाता है, बट अभी हम 16th सेंचुरी वाले इंग्लिश लिटरेचर को भी क्लासिकल लिटरेचर की कैटेगरी में रखते हैं। और जो मिथोलॉजिकल रेफरेंसेस हैं मिथोलॉजी की, चाहे वो क्रिश्चियन मिथोलॉजी हो या मतलब मिथोलॉजी मीन्स जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज जो होती हैं, चाहे जो क्रिश्चियन मिथोलॉजी हो या बाकी मिथोलॉजी भी जो है ग्रीक मिथोलॉजी, उसके रेफरेंसेस आपको मेटाफिजिकल पोएट्री के पोएम्स में मिलते हैं, which added a layer of complexity and depth to their poems. तो जिससे वो पोएम कॉम्प्लेक्स भी होती थी बट वो गहरी भी होती थी, एक गहराई उनकी पोएम में थी। Despite their focus on complex idea and intellectualism, the metaphysical poets were also known for their emotional depth and intensity. उसमें emotional depth भी होता था। Many of the poems deal with the themes of love, loss, and death. ये point याद रखिएगा। Exploring these topics in a highly personal and emotional way, John Donne, A Valediction, Forbidding Mourning, ये एक example है, is a prime example of this as it explores the speaker's sadness and parting from his beloved. उसमें वो अपने beloved, अपने lover से बिछड़ रहे हैं। तो कई बार इनकी poems में personal loss या लव का थीम, लॉस का थीम और डेथ का थीम। फॉर एग्जांपल जॉन डन की एक और पोएम बहुत फेमस है which is also in the syllabus of पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, which is death be not proud। तो वो भी बहुत शानदार पोएम है, which is also a metaphysical poem। So and believe their love will endure despite their physical separation। उसके बाद उसमें वो assume कर रहे हैं ये valediction में कि भले ही वो अलग हो रहे हैं लेकिन उनका लव एग्जिस्ट करेगा। So, in summary, we can say metaphysical poetry is a term used to describe the works of a group of poets who were active in 17th century। 17th century में एक writers का जो group था, जो लोग ऐसे topics पे लिख रहे थे जो which was not physical। The poets were known for their elaborate metaphors and conceits, their interest in exploring complex philosophical and religious ideas, and their use of wit and irony. They were highly intellectual and well-read, drawing on a wide range of sources and tradition to create their work. Despite their focus on complex idea, their poetry was also highly emotional and personal, dealing with the theme of love, loss, and death in a deeply moving way. So this is the conclusion। और अगर आपको कुछ नाम और उनके वर्क्स याद रखने हो, फॉर एग्जांपल जॉन डन, पहले मतलब एक एक करके अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें कि पहले पोएट जो है जॉन डन, ये बहुत फेमस है। इनका आप द गुड मॉरो, ए वैलेडिक्शन, ये कुछ नाम है विच यू कैन हैव, डेथ बी नॉट प्राउड मैंने जिक्र किया। दूसरे पोएट आपको एंड्रयू मार्वेल, इनका सबसे इंपॉर्टेंट है टू हिज क्वाइट मिस्ट्रेस, बाकी भी आप यहाँ देख सकते हैं। तीसरे है जॉर्ज हर्बर्ट विच यू कैन ऑल्सो हैव। मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा आसान रहेगा। We should have a distinction between this। जॉर्ज हर्बर्ट तीसरे पोएम हो गए। रिचर्ड क्रैसो was also important, and apart from रिचर्ड क्रैसो you should also remember the name of हेनरी वॉगहम। तो ये 4-5 राइटर्स के नाम अगर आप याद रख लेते हैं, इनके एक एक दो दो वर्क याद रख लेते हैं, तो यू कैन इजिली राइट ए नोट ऑन द
metaphysical poetry. Thank you for watching this video. Have a good day. And for any kind of notes, any kind of guidance on English literature, you can directly contact us on the given number, which you will find in the description box. तो आपको लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप हमें उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. यू कैन सिंपली व्हाट्सएप अस ऑन दैट नंबर एज वेल. थैंक यू.